नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक। तो संविधान के अनुच्छेद 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 क सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। अनुच्छेद 2 क में है सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल व नामों सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 कहता है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परमाणविक विषयों का उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। तो संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, आप 1 से 4 तक पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे नागरिकता 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 बोलता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिक के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 दोस्तों नागरिक के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 11। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार 12 से 35। 12 अनुच्छेद 12 में है परिभाषा दिया गया है मौलिक अधिकार का। उसके बाद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण कराने वाले कुछ विधियां। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता दोस्तों। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देता है। अनुच्छेद 16। 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। 19 में है वाक्य स्वतंत्रता तथा विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 क में है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में नागरिक और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम व मानव के दुर्व्यापार। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम व मानव के दुर्व्यापार का संबंध निषेध करता है। अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध करता है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 में बोलता है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। कारखानों में दोस्तों बाल श्रम आदि का निषेध है। अनुच्छेद 24। 25 बोल रहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। उसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के उपबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26। 227 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थान में
धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 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 28 दोस्तों, निश्चित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा करने की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, निश्चित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28। उसके बाद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 29। 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त करता है। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण है अनुच्छेद 31 जो संशोधन किया गया है। एक अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने की विधियों की व्याकृति देता है। अनुच्छेद 31। दोस्तों हम आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, पूरा डिटेल से नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट निकाल के आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद 31 ख में होता है। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करता है। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करता है। अनुच्छेद 31 ख। अनुच्छेद 31 ग में क्या है, तो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याकृति। 31 ग में है दोस्तों, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याकृति करता है। अनुच्छेद 31 ग। अनुच्छेद 31 घ बोलता है राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव। राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानून का बचाव निरस्त। अनुच्छेद 31 घ। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए उपचार करता है। अनुच्छेद 32 दोस्तों, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए कुछ उपचार देता है। अनुच्छेद 32। उसके बाद अनुच्छेद 32 क बोलता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाही में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता का विचार नहीं, निरस्त है ये। अनुच्छेद 32 क अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाही में राज्य अधिनियमों के संवैधानिक वैधता का विचार नहीं। अनुच्छेद 33 बोलता है दोस्तों, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने, उपांतरण करने और संसद की शक्ति इस भाग द्वारा। अनुच्छेद 33 अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति देता है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधन करता है। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान देता है। अनुच्छेद 35 दोस्तों, इस भाग में मतलब मौलिक अधिकार में उपबंधों को प्रभावी करने का विधान करता है। अनुच्छेद 35। तो मौलिक अधिकार 12 से 35। अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो 36 से 51 तक है। दोस्तों 36 में क्या है, परिभाषा है। 37 में इस भाग मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतरिष्ट तथ्यों का लागू होना। अनुच्छेद 37। राज्य के डीपीएसपी में अंतर्वरिष्ठ तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 दोस्तों, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या? अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की व्याख्या करता है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय और विधिक सहायता और कुछ समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का। उसके बाद कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 क्या बोलता है दोस्तों, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में
कुछ दशाओं में दोस्तों काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 बोलता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा सामूहिक प्रसूति सहायता का उपबंध कराता है। अनुच्छेद 42 न्याय की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध कराता है। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए दोस्तों निर्वाह मजदूरी आदि कराता है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 क। उसके बाद अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का बढ़ावा। दोस्तों सहकारी समितियों का बढ़ावा किसमें है? 43 ख में है। उसके बाद आता है 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44। दोस्तों 44 में क्या है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44। दोस्तों 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराना। अनुच्छेद 45। 45 में क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा तथा अंतर संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 46 क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अंतर संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक सहायता को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47। दोस्तों पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को उधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। दोस्तों 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और अन्य वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 49 क्या करता है दोस्तों? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों 50 अनुच्छेद 50 बोल रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 51। दोस्तों उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व खत्म होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे मूल कर्तव्य 51 क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 से दोस्तों 151 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। बात करते हैं 52 में तो भारत का राष्ट्रपति होगा क्या? अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 क्या है दोस्तों? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 54 बोलता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति होगी। अनुच्छेद 55। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन हो गए, रीति हो गया। 56 में है राष्ट्रपति की पदाविधि होगी। 56 में दोस्तों राष्ट्रपति की पदाविधि होगी। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57। 58 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 58।
अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए दोस्तों शर्तें की बात करता है अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें की बात करता है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति का शपथ किसमें है? तो अनुच्छेद 60 में। याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। आपको लूसेंट बुक में नहीं मिलेगा राष्ट्रपति का शपथ कौन सा अनुच्छेद में है, आपको हम बता देते हैं अनुच्छेद 60। दोस्तों अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। उसके बाद अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदाविधि। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए दोस्तों निर्वाचन। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की अभिवृद्धि पदाविधि होगी। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय अनुच्छेद 62 बोलता है। अनुच्छेद 63 क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 है दोस्तों उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 65 बोलता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में दोस्तों उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निर्वहन करना, उसका कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 65। उसके बाद अनुच्छेद 66 दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदाविधि होगी। उपराष्ट्रपति की पदाविधि अनुच्छेद 67। 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। उपराष्ट्रपति को पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का पद के रूप में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 69 बोलता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 69 दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70। 71 में क्या है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, प्रतिहार या लघुकरण को राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 दोस्तों क्षमता आदि की और कुछ मामलों। अनुच्छेद 72 बोलता है क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति देता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 73 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 73 में क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका दोस्तों अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आपको हम बोलेंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में है? तो अनुच्छेद 73। दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान न्यायवादी। भारत का दोस्तों सर्वोच्च
मतलब कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद दोस्तों 76 में है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा यदि राष्ट्रपति चाहे तो। अनुच्छेद 78। इसके बाद हम बात करेंगे संसद के बारे में। तो दोस्तों अनुच्छेद 79 क्या है? संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना दिया है। अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। 79, 80, 81 संघ, राज्य और लोकसभा। 79 में है संसद, 80 में है राज्यसभा का संरक्षण, 81 में है लोकसभा का संरक्षण। 82 में क्या है दोस्तों? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन है अनुच्छेद 82 में। उसके बाद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। दोस्तों संसद के सदनों की अवधि देता है अनुच्छेद 83। संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83। 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 84। 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 86 में है संसद के सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86।